डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में मूवी की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि 1970s में अमेरिका का माहौल कितना कैओटिक और नेगेटिव हो चुका था। हर जगह वायलेंस बढ़ रही थी, सीरियल किलर पकड़े जा रहे थे और नए नए सैटेनिक कल्ट्स बन रहे थे। तभी एक टीवी शो स्टार्ट होता है, द नाइट आउल्स। इस शो को होस्ट कर रहे थे शिकागो के फेमस रेडियो अनाउंसर जैक डॉलरॉय। ये शो रातों रात पॉपुलर हो गया था। उसने अपने टैलेंट से लोगों के बीच में अपनी जगह बना ली थी। हफ्ते में 5 दिन जैक लोगों को एंटरटेन करता था। वो बहुत खुश था। 1 साल बाद जैक ने यूबीसी के ओनर वॉकर बेडफोर्ड के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो अपने शो को नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसका साथ उसकी बीवी मैडलिन ने दिया। वो दोनों एक आइडियल कपल थे। वो जैक की बैकबोन थी। इन सब में वो अकेली नहीं थी। जैक कैलिफोर्निया के द रेडवुड में मौजूद एक मैन ओनली क्लब द ग्रो से भी जुड़े थे और ये अफवाह उनके रेडियो के दिनों से जुड़ी थी। 1800 में स्थापित इस क्लब के ज्यादातर मेंबर्स पॉलिटिशियंस, एंटरटेनर और इंडस्ट्री के बड़े लीडर थे। द ग्रो ने कई सालों तक खुद को एक मामूली समर कैंप बताया, जहाँ कई नामी और पावरफुल लोग आते थे। लेकिन अफवाह ये थी कि वहाँ कोई सीक्रेट सेरेमनी, काला जादू होता है, जिसमें किसी के भी कैरियर को बनाने या बिगाड़ने की ताकत थी। चौथा सीजन के बाद भी जैक का शो कार्सन को टक्कर नहीं दे पा रहा था। कार्सन, जैक का कॉम्पिटिटर। कई कोशिशों के बाद भी जैक फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आ पाया। जैक जानता था कि इतिहास हमेशा राजा को ही याद रखता है। फिर आता है सितंबर 1976, जैक का डाउनफॉल, जो उसकी पूरी जिंदगी बदलकर रख देता है। मैडलिन, जिसने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था, उसे लंग कैंसर हो जाता है। वो आखिरी स्टेज पर थी। 1 महीने बाद मैडलिन पहली बार जैक के शो पर आती है। वो उनके बारे में बताती है जब वो पहली बार मिले थे। मैडलिन ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उन दोनों के चेहरे पर उदासी थी। उन्हें पता था कि वो दोनों अब ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये नाइट आउल्स के इतिहास का सबसे हाई रेटेड शो था। फिर भी वो कार्सन से 1 पॉइंट पीछे था। 2 हफ्ते बाद मैडलिन की डेथ हो जाती है। मैडलिन की डेथ के बाद जैक न्यूयॉर्क छोड़कर कहीं अनजान जगह पर चला जाता है। लेकिन 1 महीने बाद नाइट आउल्स में जैक की वापसी होती है। जैक वापस लौट आया था। ऑडियंस काफी खुश लग रही थी, मगर जैक और कार्सन की दूरी काफी बढ़ गई थी। जैक के प्रोड्यूसर लियो ने टीआरपी बढ़ाने के लिए कोर्ट कंट्रोवर्सी भी की। कई लोगों को भी बुलाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शो की रेटिंग गिरती जा रही थी। जैक का कॉन्ट्रैक्ट भी अब एक्सपायर होने वाला था। शो बंद होने की कगार पर था। फिर आती है 1977, हैलोवीन की वो रात। जैक को एक आइडिया आता है। किस्मत पलटने की उम्मीद में वो एक शो प्लान करता है, एक लाइव टीवी शो। ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ था, लेट नाइट विद द डेविल। इस शो पर आने वाले थे ये लोग: क्रिस्टो, कारमाइकल, डॉक्टर जून, लिली, सिंगर मिसेस क्लियो जेम्स, और साथ ही होगी हैलोवीन कॉस्ट्यूम परेड। फिर जैक अपने को होस्ट गस के साथ जबरदस्त एंट्री करता है। हंसी मजाक के साथ गस जैक को डरा देता है। फिर एंट्री होती है क्रिस्टो की, जिसे लोग एक साइकिक मीडियम मानते थे, यानी एक ऐसा इंसान जो आत्माओं से बात करने का दावा करता था। स्टेज पर आते ही वो ऑडियंस के बीच अजीब तरीके से घूमना शुरू कर देता है और अचानक कुछ लोगों के बारे में ऐसी बातें करने लगता है जो शायद सिर्फ वही जानते थे। जब क्रिस्टो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, किसी पीटरसन की। फिर क्रिस्टो ऑडियंस में बैठे एक आदमी के पास रुकता है। वो आदमी कहता है, मेरी वाइफ की शादी से पहले का नाम था पीटरसन नहीं, पीटरमैन। क्रिस्टो कहता है, तुम्हारी वाइफ अब दूसरी दुनिया में जा चुकी है, अब वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, कह सकते हैं, मेरी वाइफ 5 साल पहले मेरे पड़ोसी के साथ भाग गई थी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। क्रिस्टो कहता है, कभी कभी सिग्नल टूट जाते हैं, मैं तो एक जरिया हूँ। क्रिस्टो फिर से आंखें बंद करता है और इस बार उसे नाम सुनाई देता है, एडमंड। वो ऑडियंस में बैठी 2 लेडीज के पास जाता है और पूछता है कि वो आप में से किसी का बेटा या भाई था। तो लड़की कहती है, एडमंड मेरा भाई था। जैक उसकी माँ से कहता है कि एडमंड के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसकी माँ कहती है हाँ। ये देखकर जैक काफी इम्प्रेस होता है। उसकी माँ बताती है कि 5 साल पहले मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया था, उसने कोई नोट भी नहीं छोड़ा था। जैक कहता है कि एडमंड कह रहा है कि उसका मन बहुत शांत है, उसको अफसोस है कि आपको इतना कुछ सहना पड़ा। वो कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। तभी जैक कहता है, मैंने सुना पापा। उसकी माँ कहती है, हाँ पापा उसके डैडी का नाम है, उससे कहो वो मेरे पास सेफ है। वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट बन जाता है।
सब लोग तालियां बजाते हैं। तभी ब्रेक से पहले क्रिस्टो को बहुत तेज सर में दर्द होने लगता है। वो नाम लेता है मिनी। वो कहता है यहाँ कोई मिनी को जानता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। क्रिस्टो कहता है कोई अनमैरिड आदमी जिसके हाथ में वेडिंग रिंग पहनी है, ये आत्मा तुमसे बात करना चाहती है। क्रिस्टो की आंखें सफेद हो गई थी, उसका दिमाग फट रहा था। तभी लाइट्स फ्लिकर होती हैं। जैक सब नॉर्मल करने की कोशिश करता है ताकि ऑडियंस घबराए ना। तभी क्रिस्टो कहता है वो आत्मा चली गई, सब नॉर्मल है। यह अनमैरिड आदमी वेडिंग रिंग पहने हुए कोई और नहीं बल्कि जैक था। फिर ब्रेक होता है। वहाँ गस घबराया हुआ लग रहा था। क्रिस्टो के नाक से खून बह रहा था, पर शो के प्रोड्यूसर लियो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ जैक और लियो दोनों बात कर रहे थे। जैक कहता है वो लाइट को बंद करने का आइडिया तुम्हारा था, जिस पर लियो कहता है अगर तुम्हें पसंद आया तो क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। यानी वो लाइट्स अपने आप फ्लिकर हुई थी। तभी हमें पता चलता है ऑडियंस में जो आदमी था वो स्टाफ मेंबर था और दूसरे वाले इंसिडेंट पर लियो बात नहीं करना चाहता था। इनका शो अब काफी अच्छा चल रहा था। जैक कहता है अपने काम पर फोकस करते हैं। ब्रेक खत्म होता है। इसके बाद शो में आते हैं कारमाइकल हैग, जो पहले एक मशहूर मैजिशियन रह चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और डेबंकर बना लिया। यानी ऐसा इंसान जो भूत प्रेत आत्माओं और सुपरनेचुरल चीजों को फेक साबित करने का काम करता था। शो में आते ही कारमाइकल अपने साथ $1,00,000 का चेक भी लेकर आया था। वो सबके सामने चैलेंज देता है कि अगर कोई सच में सुपरनेचुरल पावर साबित कर दे तो ये पूरा पैसा उसी का होगा। वो ये भी बताता है कि वो कई हॉन्टेड जगहों की जांच कर चुका है, यहाँ तक कि एमिटीविले हाउस तक भी गया था। कारमाइकल दावा करता है कि उसने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को भी बुलाया था, लेकिन उसके मुताबिक वो वहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाए। कारमाइकल का मानना था कि मीडियम, साइकिक और पॉजेस्ड होने का दावा करने वाले लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए शो में आते ही क्रिस्टो और बाकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर सवाल उठाने लगता है। वो बार बार कहता है कि यह सब कोई शैतानी ताकत नहीं बल्कि लोगों के दिमाग का खेल और इल्यूजन है। लेकिन धीरे धीरे शो में जो घटनाएं होने लगती हैं वो खुद कारमाइकल को भी अनकंफर्टेबल महसूस कराने लगती हैं। फिर क्रिस्टो कारमाइकल के ऊपर पानी फेंककर जाने लगता है। तभी जैक बताता है कि क्रिस्टो ने जो भी कहा वो सब सच था और जो उसने आखिरी में कहा था वो मेरे लिए था। मैडेलिन को मैं मिनी कहकर बुलाता था और देखो मेरे हाथ में वेडिंग रिंग भी है। कारमाइकल अपना चेक निकालता है और कहता है मैं $5,00,000 देने के लिए तैयार हूँ अगर ये मैडेलिन की आत्मा को बुलाता है तो। फिर क्रिस्टो गिर जाता है और कारमाइकल के ऊपर ब्लैक उल्टी करने लगता है। फिर जल्दी में ब्रेक लिया जाता है और फिर क्रिस्टो चिल्लाता है और कहता है मेरे साथ कुछ हो रहा है। फिर उसे एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कारमाइकल को ये सब भी फेक लग रहा था। वो जैक से कहता है कि तुमने ही ये सब बताया होगा। वो ये भी कहता है कि तुम मुझे अपने द ग्रो ग्रुप में ले चलो, मुझे भी इंटरेस्ट है, मुझे जानना है कि इन सेरेमनी में क्या होता है, इनमें कितनी सच्चाई है। जैक वहाँ से चला जाता है। सामने हम डॉक्टर जून को देखते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है और जैक अपनी जगह पर आ जाता है। ब्रेक खत्म होता है। फिर जैक उस बुक के बारे में बताता है जो डॉक्टर जून ने लिखी थी, कन्वर्सेशन विद द डेविल। जैक बताता है कि लिली जून को कहाँ मिली थी। फिर वो क्लिप दिखाता है जिसमें एक घर में एक सैटेनिक चर्च दिखाया जाता है जहाँ एब्रेक्स यानी शैतान की पूजा की जाती थी। इसी कल्ट का लीडर था सैंडोर डियाबो, जिसे लोग बेहद खतरनाक और रहस्यमयी मानते थे। वहाँ सिर्फ शैतानी रिचुअल्स ही नहीं होते थे बल्कि लोगों का दावा था कि वो छोटी लड़कियों की बलि तक देता था। कल्ट के मेंबर्स अंधविश्वास में इतने डूब चुके थे कि वो सैंडोर डियाबो को लगभग किसी भगवान की तरह मानने लगे थे। जंगलों के बीच छिपकर वो अजीब रिचुअल्स करते थे जिनका मकसद किसी खतरनाक शक्ति को बुलाना बताया जाता था। डियाबो के कारनामे FBI के सामने तब आए जब उन पर किडनैपिंग और हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा। मगर ज्यादा चौंकाने वाली बात थी बच्चों की बलि। अगस्त 1974 में FBI ने उनके घर पर हमला किया। 3 दिन तक घेराबंदी करने के बाद डियाबो ने खुद को गिरता देख उस कल्ट के हेड ने अपने सभी फॉलोअर्स को आदेश दिया कि खुद को घर समेत आग लगा दें। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। वहाँ मौजूद लगभग सभी लोग जिंदा जलकर मर गए, लेकिन उसी आग और मौत के बीच एक 10 साल की लड़की जिंदा बच गई और उस लड़की का नाम था लिली। लिली को उस घर में जो भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं था। हो सकता है लिली का बचना डियाबो का ही मास्टर प्लान हो या वो किस्मत से बच गई थी। लिली के अजीब बर्ताव को देखकर FBI ने डॉक्टर जून से कांटेक्ट किया। लिली और जून के बीच अच्छा कनेक्शन बन गया था। 10 जुलाई 1976
डॉक्टर जून लिली के अंदर के शैतान से बात करने की कोशिश करती है, जिसमें वो अलग अलग आवाजें निकालती है। तभी वो सब वही रोक देती है। फिर जैक डॉक्टर जून और लिली को बुलाता है। लिली थोड़ी अजीब लग रही थी। वो बिल्कुल सीधा देख रही थी, वो बस कैमरे में देख रही थी। जैक उससे पूछता है, क्या तुमने पहले कभी मेरा शो देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं, पर मैं आपको जानती हूँ। वो ये भी कहती है, जून को आप बहुत हैंडसम लगते हैं। फिर वो कहती है, आपकी वाइफ की डेथ कैंसर से हुई थी ना? जिस पर जैक हैरान हो जाता है। लिली कहती है, आप अपने टीवी शो की फिक्र मत कीजिए, आप बहुत ही जल्द फेमस होने वाले हैं। लिली अभी भी कैमरे में ही देख रही थी। फिर आता है ब्रेक। लिली जैक से बहुत वियर्ड तरीके से कहती है, जैक, मैं कैसी लग रही हूँ? पीछे लोग बातें कर रहे थे, ये बहुत ही अजीब लड़की है। फिर हम जून और जैक को बात करते देखते हैं। जून जैक को समझाती है, ये सब जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। लिली अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। जैक कहता है, इससे तुम्हारे बुक की सेल बढ़ेगी। तभी जून बताती है कि वो कल से ही बहुत अजीब बिहेव कर रही है, वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। पर वो जून की बात को इग्नोर कर देता है। तभी लियो बताता है कि क्रिस्टो मर चुका है। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है और लियो से कहता है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये लोग फिर से लाइव आ जाते हैं। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड लग रही थी। फिर जैक जून से कहता है, क्या लिली के अंदर जो एंटिटी है वो एब्रेक्स है, छोटा शैतान, या ऐसे हम एब्रेक्स का गुलाम कह सकते हैं। फिर वो लोग शौक पर कल्ट से मिला सामान दिखाते हैं, जिसमें डियाबो के घर से मिला एक अजीब रिचुअल नाइफ भी शामिल था। लेकिन कारमाइकल हमेशा की तरह इन सब चीजों का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, जल्दी से तुम्हारी टीवी बंद कर दो, वरना एब्रेक्स तुम्हारी आत्मा ले जाएगा। कारमाइकल कहता है कि मेरा अच्छा एंटरटेन हो रहा है। जून कहती है, यहाँ हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं। कारमाइकल कहता है कि एब्रेक्स तो खुद करतब दिखाता था, उन्हें ऑडियंस चाहिए थी। उनका नाम भी तो मजिशियन के फेवरेट शब्द से निकला है। तभी लिली कहती है, आबरा का डाबरा। कारमाइकल लिली के लिए कहता है, लड़की होशियार है। फिर जैक लिली से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर शख्स है उसको तुमने नाम दिया है? लिली कहती है, हाँ, उनका नाम है रिगल्स। तभी वो कहती है, जून ने बताया कि हम सबके अंदर एक शैतान होता है, पर हम हर समय उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी एक अजीब सा साउंड आने लगता है। गस उस इंस्ट्रूमेंट को बंद करने जाता है, पर उसे करंट आने लगता है। वो उसे बंद ही नहीं कर पाता। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कांच के ग्लास भी एक एक कर टूटने लगते हैं। फिर कारमाइकल जाकर उसके प्लग को निकाल देता है। कारमाइकल कहता है, ये आवाज तुम्हारे सिस्टम से आ रही थी। पर लिली कहती है, नहीं, ये मिस्टर रिगल ने किया है। लेकिन कारमाइकल लिली से कहता है, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। लिली कहती है, आप किसी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? जिस पर जैक कहता है, क्या मिस्टर रिगल हमारे साथ यहाँ हैं? लिली हाँ में जवाब देती है। फिर जैक कहता है, क्या हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं? जिस पर जून कहती है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसे किसी आत्मा को नहीं बुलाया जा सकता, इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन लिली और ऑडियंस के आगे जून को झुकना पड़ता है। फिर वो मान जाती है। फिर आता है ब्रेक। जून जैक से कहती है कि तुम कितने कमीने हो, तुमने मुझे फंसा दिया। बीच में कारमाइकल कहता है कि तुम घबरा क्यों रही हो, ये तो तुम्हारा रोज का काम है ना। जैक उसे चुप होने के लिए कहता है और लिली से कहता है कि इन जैसे लोगों को जवाब देने का अच्छा मौका है, और कहता है लिली को कोई एतराज नहीं है। लिली बहुत खुश लग रही थी। फिर हम गस और जैक को बात करते देखते हैं। गस जैक से कहता है, उन चीजों के साथ मत खेलो जिन चीजों की तुम्हें समझ नहीं है। जैक उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर शैतान आज यहाँ आ जाए तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। गस कहता है, मुझे पता है क्रिस्टो मर चुका है और ये सब मिस्टर रिगल ने ही किया है। लेकिन जैक कुछ नहीं सुनता। ब्रेक खत्म होता है और हम लिली को चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। फिर जून ऑडियंस से कहती है कि आप लोग यहाँ जो भी देखेंगे वो आपको विचलित कर सकता है, आप लोग शांत रहना। जरूरी ये है कि लिली का ध्यान सिर्फ मुझ पर रहे। वो लिली से सोने को कहती है। फिर लिली सो जाती है और फिर वो डीमन आ जाता है। लिली की आवाज चेंज हो चुकी थी। वो डीमन आसपास के लोगों को देखकर कहता है, कौन है ये सब लोग, कहाँ हूँ मैं, मेरे साथ क्या किया तुमने? तभी जून कहती है, हमने तुम्हारा मकसद जानने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। लिली कहती है, वो यही है, और जैक की तरफ मुड़कर बोलती है, दोबारा मिलकर अच्छा लगा जैक। जैक कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। जिस पर लिली के अंदर का डीमन कहता है, क्या बोल रहे हो, हम बहुत पहले मिल चुके हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में, याद है? जून उस डीमन से कहती है, लिली मेरे पास आओ। वो लिली को बुलाती है, पर वो डीमन सबके सामने ये रिवील कर देता है कि जून और जैक के बीच अफेयर चल रहा है। वो जून से कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि इसकी पहली बीवी मर गई, वो भी बहुत ही बुरी मौत।
वो कहती है तुमने कितनी चालाकी से अपनी बीवी से पीछा छुड़ा लिया ताकि तुम नया बकरा ढूंढ सको, जैसे डॉक्टर जून। फिर वो कहती है कि डॉक्टर जून तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो उन दोनों के लिए गंदा गंदा बोलने लगती है। ये सुनकर डॉक्टर जून लिली को थप्पड़ मार देती है। लिली रोने लगती है। वो कहती है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और कुछ सेकंड बाद उस डीमन का भयानक चेहरा दिखाई देता है। सब लोग डर जाते हैं। जून अपना लॉकेट निकालती है और कोई मंत्र बोलने लगती है, लेकिन इससे डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो भी जून के साथ मंत्र बोलने लगता है। और वो जैक की तरफ देखकर कहता है तुमने ये कैसे होने दिया जैक, आखिर तुमने रोका क्यों नहीं। उसकी आवाज मैडलिन की तरह लग रही थी और एकदम से बिल्कुल शांति हो जाती है। फिर ऊपर से बिजली दौड़ती हुई जाती है और उस डीमन की चेयर हवा में उड़ रही थी। ये देखकर सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। चेयर वापस नीचे आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। कारमाइकल अभी भी इन सबको एक नाटक बता रहा था। फिर आता है ब्रेक। वहाँ जैक जून से बात करता है। वो कहता है कि आज तो कमाल हो गया, जिस पर जून कहती है वो क्या कह रही थी, ऊंचे ऊंचे पेड़। वहाँ लिली उनको घूर कर देख रही थी, जिससे पता चल रहा था कि डीमन अभी तक गया नहीं है। जैक जून से कहता है मुझे नहीं पता। वहाँ लिली जैक से कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जैक डियाबो के उसी चाकू से उसे आजाद कर देता है, यानी डीमन को। फिर लियो उसे बताता है कि शो की रेटिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब वो फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका था। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। फिर उसे याद आता है कि वो मैडलिन की आवाज थी क्या, जिस पर लियो कहता है अगर मैडलिन यहाँ आई होती तो वो कहती तुमने कर दिखाया। जैक ब्रेक से वापस आता है और अभी भी कारमाइकल यही कह रहा था कि लियो के अंदर कोई शैतानी आत्मा नहीं, इसे हिप्नोटिक स्टेट में रखा गया था, फिर इसे मैनिपुलेट किया गया। वो जो भी लिली के साथ हुआ उसे मैजिक ट्रिक बताता है। जैक कहता है लगता है आप अपने पैसे बचाने के लिए ये सब बहाने दिए जा रहे हैं, जिस पर कारमाइकल कहता है मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। फिर वो गस को चेयर पर बैठने को कहता है और पेंडुलम निकालता है और सबको उसमें देखने को कहता है। वो सबको हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर गस को कहता है कि अपने वर्मीफोबिया के बारे में बताओ, तुम्हें वर्म से डर लगता है। वो कहता है वो गीली अंधेरी जगह में होते हैं, इंसानों के शरीर में भी। तभी गस को अपने अंदर कुछ होने लगता है। वो जैकेट उतार देता है और जैसे ही वो अपने गले पर हाथ लगाता है वहाँ वर्म्स निकलने लगते हैं। वो बहुत ही पैनिक करने लगता है। फिर वो अपना पेट फाड़ने लगता है। वहाँ से बहुत सारे वर्म्स निकलने लगते हैं। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन लिली अभी भी हंस रही थी। कारमाइकल अपने हिप्नोटाइज को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता। फिर गस की आंख फट जाती है। वहाँ से एक बड़ा सा वर्म निकलता है। ये देखकर कारमाइकल भी घबरा जाता है। वो कहता है ये सब नहीं होना था। वो फिर से कोशिश करता है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। कारमाइकल कहता है देखो ये सब बस हिप्नोटाइज की वजह से था। फिर जैक रिकॉर्डिंग दिखाने को कहता है, जिसमें साफ दिख रहा था यहाँ जो भी हुआ था वो बस हिप्नोटाइजेशन की वजह से था। अब वो लोग जून और लिली की रिकॉर्डिंग भी चलाते हैं, जिसमें वो सब दिख रहा था। डीमन की आवाज, वो चेयर ऊपर उठना, सब कुछ, सब सच था। उस रिकॉर्डिंग में जैक को खुद के पीछे मैडलिन दिखाई देती है। जैक शॉक हो जाता है। वो एकदम सुन पड़ जाता है। तभी लिली को कुछ होने लगता है और फिर लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। लिली की बॉडी से बिजली निकलने लगती है। उसका चेहरा 20 से 2 हिस्सों में कट जाता है। गस उसे लॉकेट दिखाता है और प्रेयर करने लगता है। डीमन उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार देता है। फिर जून उसे लॉकेट दिखाकर शांत करने की कोशिश करती है, पर वो डीमन उसे उसी के लॉकेट से ऊपर उठा लेता है और जून को भी मार देता है। लिली जैक को दूर फेंक देती है और कारमाइकल उसके सामने घुटने टेक देता है। वो अपना चेक निकालता है। डीमन उस चेक को जला देता है और फिर कारमाइकल को भी जलाकर मार देता है। वहाँ लियो जैक को बाहर की तरफ ले जाता है। टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और ब्रेक आ जाता है, लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुलता है और गस जैक को शो में बुलाता है। जैक वापस उसी शो में आ जाता है। वो ऑडियंस से कहता है गाइस ये सब यही रोकते हैं, लेकिन उसे वो सब दिखाई दे रहा था जो पहले उसके साथ हो चुका था। एक लेडी उसके हाथ में बड़ा सा वर्म देती है। फिर वो मैडलिन के साथ था। फिर से ब्रेक आ जाता है। फिर एक बूढ़ी औरत आती है। जैक कैमरे में देखकर कहता है अपनी टीवी बंद कर दीजिए, ये सब मत देखिए। वो सब उसकी आंखों के सामने आ रहा था। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें जैक 5 साल की डील साइन करता है। मीडिया उससे कहती है अच्छी टीआरपी पाने के लिए तुम्हें क्या बलिदान देना पड़ा, जिस पर चैनल का ओनर कहता है जैक का सबसे बड़ा बलिदान तो अब आने वाला है। ओनर उसे एक ड्रिंक देता है। फिर द ग्रो के 2 मेंबर्स आए और वो उसे डियाबो के पास ले गए और डियाबो उसे कहता है बहुत बढ़िया शो होगा जैक। फिर वो ड्रिंक उसे पीने को कहता है। वो घुटनों के बल बैठकर वो ड्रिंक पीता है। वो ड्रिंक पीते ही जैक के सामने मैडलिन आ जाती है। उसकी सक्सेस के बदले उसे मैडलिन को सेक्रीफाइस करना पड़ा।
लेकिन जैक मैडलिन से कहता है, मैंने सोचा नहीं था ऐसा सब होगा, मुझे नहीं पता था। मैडलिन जैक से कहती है कि तुम्हारी आत्मा उनसे जुड़ी है। जैक को बहुत अफसोस होता है। मैडलिन जैक से कहती है, तुम अब अकेले हो। जैक मैडलिन से माफी मांगता है। मैडलिन जैक से कहती है, मेरी खातिर एक आखिरी चीज कर दो। वो कहती है, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा। फिर जैक उस चाकू से मैडलिन को मार देता है। वो होश में आता है और चिल्लाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसने लिली को मार दिया था। वो पूरी तरह से शौक में था। वहाँ सबकी लाशें पड़ी थी। वो समझ जाता है कि शायद ये सब हेल्यूसिनेशन है। वो कहता है, ड्रीमर हेयर अवेक। लेकिन ये हेल्यूसिनेशन नहीं था, ये सच था। फिर पुलिस की सायरन की आवाज आती है, क्योंकि यहाँ जो हुआ था वो लाइव चल रहा था। स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। मूवी यहीं खत्म होती है।